हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग? सब मज़े में होंगे। चलिए आज आप लोगों के बीच क्लास 12th का एक मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का है। बहुत सारे बच्चे अभी क्लास 12th की तैयारी में लगे हुए हैं। मेरी शुभकामनाएं सब लोगों के साथ है। ज़बरदस्त तैयारी कीजिए और अच्छा एग्ज़ाम लिखिए ज़बरदस्त, क्योंकि ये लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट होता है क्लास 12th। और अगर यहाँ आप थोड़ा मेहनत करेंगे और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से लिखेंगे और अच्छा मार्क्स लाएंगे तो आपका फ्यूचर बहुत उज्जवल होगा। तो अगर आप अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन में कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग आपके साथ है। और कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग फिर मैं बता दूं, पिछले 2 जो मॉडल पेपर जारी हुए हैं बिजनेस स्टडीज़ के और अकाउंटेंसी के और बीएमटी के, उसमें मैं बता चुका हूं कि कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग आपको आपकी तैयारी के लिए टोटल मिलाकर 25 से 30 मॉडल पेपर देगा सब्जेक्टिव मोड में, और टोटल मिला के 25 से 30 ऑब्जेक्टिव मोड में मॉडल पेपर जारी कर रहा है। तो लगे रहिए कॉमर्स वर्ल्ड के साथ। और अगर आप नए हैं और लगातार मॉडल पेपर अपने तक चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। और अगर आप वीडियो अच्छा लगे, मॉडल पेपर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब आप तैयारी अपनी कैसे करेंगे, तो मेरा यह दावा है आपको इधर उधर कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। जो मॉडल पेपर कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग जारी कर रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी। क्योंकि 5-5 मॉडल पेपर का मतलब होता है कि पूरे सिलेबस का निचोड़ निकाल देना। और जब पूरे सिलेबस का निचोड़ हम आपके पास दे रहे हैं तो आप तय मानिएगा बाहर का क्वेश्चन आने का कोई गारंटी है नहीं। इसलिए आपको जो भी पूछा जाएगा वो सिर्फ यहीं का पूछा जाएगा, यानी मॉडल पेपर का ही पूछा जाएगा। तो मॉडल पेपर की तैयारी आप अच्छे से कैसे करेंगे उसको लेके ध्यान देना। तो आपके पास ये सारे मॉडल पेपर पब्लिक रहेंगे। अब कोई बच्चा अगर नया है कैसे ढूंढेगा, तो याद रखिएगा जो यूट्यूब चैनल होता है उसमें प्लेलिस्ट होता है, और प्लेलिस्ट में आपको क्लास 12th मॉडल पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। और उसी प्लेलिस्ट में सारे मॉडल पेपर अरेंज वे में मिलेंगे आपको। आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। सब में थंबनेल लगा हुआ है, टाइटल लगा हुआ है कि किसका कौन सा सेट 1 कौन, सेट 2 कौन, सेट 3 कौन। तो आराम से एक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आप कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो आज हम लोग उसी सिलसिले में आज हम लोग मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं इकोनॉमिक्स का। और ये पहला सब्जेक्टिव मॉडल पेपर यानी सेट 1 है सब्जेक्टिव मॉडल पेपर। तो ये है कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग का अपना मॉडल पेपर। और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला पूछ रहा है व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन का पैटर्न तो सबको मालूम है कि 7 क्वेश्चन दिया रहेगा। फर्स्ट में वेरी शॉर्ट में 7 में से 5 का आंसर करना है। दूसरा शॉर्ट में भी 7 रहेगा, 5 का आंसर करना है। लॉन्ग में 5 रहेगा, 3 का आंसर करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखना है। बोलता है व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ध्यान दीजिए, यहाँ तो लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ आसान भाषा में। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। व्यक्तिगत इकाइयों का अगर आप अध्ययन करते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाता है। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल मार्केट। अगर एक यूनिट की बात करें, एक फॉर्म की बात करें, एक पर्सन की बात करें, एक बाज़ार की बात करें, अगर उसका अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे लिखता है हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सारे लोग जानते हैं एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे? तो भाई एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, जिन्हें इकोनॉमिक्स का पितामह कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है। तो उदासीनता यानी इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो टुवार्ड्स ओरिजिन क्या होता है, कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स होता है। तो यहाँ लिखा है कि उदासीनता वक्र जो है वो बाएं से दाईं ओर चलता है, बाएं से दाईं ओर चलता है, याद रखिएगा। और ये हमेशा क्या होता है, अगर इतना लंबा नहीं लिखेंगे तो कॉन्वेक्स होता है, याद रखिएगा, उत्तल होता है। उदासीनता वक्र इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपके ओरिजिन से कॉन्वेक्स होता है, उत्तल होता है। दर्पण पढ़े थे ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर होता था, तो कॉन्वेक्स होता है, याद रखिएगा। आगे बोलता है मांग क्या है, डिफाइन कीजिए डिमांड। तो एक निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने के लिए कंज्यूमर मार्केट जाता है, एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित समय में एक कंज्यूमर किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने के लिए मार्केट में जाता है उसकी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डिमांड। तो डिमांड एक क्वांटिटी है कि एक कंज्यूमर किसी फिक्स प्राइस के ऊपर मार्केट में कितना सामान खरीदने के लिए जाता है। तो एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने के लिए मार्केट में जाता है, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डिमांड। आगे बोलता है व्हेन इज मार्जिनल रेवेन्यू जीरो। कब आपका मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा कि मार्जिनल रेवेन्यू तब जीरो होगा जब सेटिस्फेक्शन लेवल जो है हाईएस्ट नहीं होगा, याद रखिएगा। बोलता है शून्य सीमांत उपयोगिता तब होती है जब किसी वस्तु से अधिक होने से संतुष्टि का कोई अतिरिक्त उपाय नहीं होता है। यानी मार्जिनल रेवेन्यू जब जीरो हो जाएगा इसका मतलब है कि उस जगह पे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। मतलब अगर हमको कोई संतुष्टि नहीं हो रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाएगा।
जहाँ पे किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है, जिस पॉइंट पर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, उस पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। उसके नीचे लिखा है कि व्हाट इज़ फिक्स एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट आप जानते हैं, एक्सचेंज रेट वह रेट है जिसमें एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी में चेंज होती है, यानी इट रेफर्स टू दैट रेट विच इज़ यूज टू कन्वर्ट इंडियन करेंसी इंटू फॉरेन करेंसी और फॉरेन करेंसी इंटू इंडियन करेंसी। तो अब एक्सचेंज रेट दो तरह का होता है, फिक्स और फ्लेक्सिबल। तो फिक्स एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है जहाँ फिक्स रहता है कि दिन भर आज इसी में एक्सचेंज करेंगे, यानी अगर डॉलर को रुपये में बदलना है, रुपये को डॉलर में बदलना है, तो एक रेट होना चाहिए। तो अगर दिन भर कोई रेट फिक्स रहता है कि इसी रेट में चेंज होगा तो उसको बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। और अगर फ्लेक्सिबल रेट में चेंज होगा, यानी हर सेकेंड में वो बदलता रहेगा, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, याद रखिएगा। 7 क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय के चालू क्रय विक्रय के वाले बाजार को क्या कहा जाता है। बोलता है कि विदेशी मुद्रा बाजार विश्व की मुद्राओं का क्रय विक्रय का बाजार है जो विकेंद्रित 24 घंटे चलने वाला है। इसको काउंटर किए जाने वाले यानी ओवर द काउंटर कारोबार बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर द काउंटर कारोबार बोलते हैं, ऐसे बाजार को ओवर द काउंटर। अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो फिर बोल रहा है किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, लेकिन मैं आपको 7 का 7 आंसर दूंगा। संतुलन मूल्य क्या होता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, ऐसा प्राइस जहाँ पे एक कंज्यूमर उतना पैसा देने के लिए तैयार है जितने से उसकी संतुष्टि मिलती है, यानी जितना हमको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा उतना पैसा हम अगर देने के लिए तैयार है तो वो प्राइस जो है संतुलन प्राइस हो जाता है। बैलेंस कीमत होता है, वो ठीक कीमत होता है। मतलब यहाँ पे खरीदने वाले को भी नहीं लगता है कि हम ज़्यादा दिए और बेचने वाले को भी नहीं लगता है कि हम कम में बेचें। यहाँ बहुत अच्छा है, दोनों खुश रहता है। ऐसे प्राइस को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। एक वस्तु की मांग, बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। तो ये सारे तत्व है जो मार्केट डिमांड को इफेक्ट कर सकता है। कौन कौन सा, तो यहाँ देखिए सारे तत्व लिखा हुआ है। लिखा है डिमांड इक्वल टू एफ का मतलब फंक्शनल रिलेशन बिटवीन पी एक्स पी आर, सब में कॉमा दिया है, बीच में डॉट है, गुना है, मल्टीप्लाई, पी एक्स इंटू पी आर इंटू वाई इंटू टी इंटू ई इंटू पी इंटू वाई डी। अब पी डी एक्स का मतलब होता है डिमांड ऑफ एक्स गुड्स, कोई भी सामान का कीमत। पी एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, पी आर का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई का मतलब होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर, टी का मतलब होता है टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर, पी का मतलब होता है पॉपुलेशन और वाई डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये सारे फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर देते हैं। ये सारे तत्व के कारण मांग क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। अब मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से डिमांड कैसे प्रभावित होता है, कोई सवाल हो सकता है ना कि आय के वितरण से डिमांड पर क्या असर पड़ता है। तो मैं आपको जब क्लास लेक्चर पढ़ा रहा था, क्लास में भी बता रहा था, तो सबको मैं बता चुका हूँ कि ये सबसे कैसे प्रभावित होता है। फिर भी मैं इसमें से 1-2 आइटम्स को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात कर लेते हैं, सर आय के वितरण से डिमांड पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए सवाल ये है पहला, अगर हम हजारीबाग के मार्केट को एनालिसिस करें, लोगों से पूछे कि सर आपके पहली 5 बातें, आप अपना इनकम अगर कमाएंगे तो पहला 5 बात जिसे आप करेंगे, तो कोई बोलेगा सर हम कमाएंगे तो सबसे पहले घर बनाएंगे, फिर हम सर ये करेंगे, तीसरा ये करेंगे, चौथा ये करेंगे। सबका प्रायोरिटी लिस्ट उसको बोलते हैं, प्राथमिकता सूची ले लीजिए कि उसका प्रायोरिटी क्या है, पहले वो क्या करना चाहता है। तो अगर उसका प्रायोरिटी है 5 चीज़, तो देखिए कि अगर हम 1000 लोगों से पूछते हैं तो 70% लोग घर बनाने के पीछे ध्यान देते हैं। इसका मतलब अभी किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा, घर बनाने वाले सामान का। अभी किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा, घर बनाने वाले सामान का, क्योंकि उनका प्रायोरिटी लिस्ट है कि किसी तरह से घर बना दे। तो घर बनाने वाले सामान का प्रायोरिटी लिस्ट ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ ध्यान देना कि किसका डिमांड ज़्यादा है। तो भैया जिसका मार्केट में खर्च ज़्यादा होगा, ये कंज्यूमर, मान लीजिए हर व्यक्ति अगर ये सोचने लगे कि हमको अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो तय मानिएगा, या एजुकेशन देना है किसी हालत में, तो तय मानिएगा एजुकेशन सेक्टर का सबसे ज़्यादा डिमांड होगा। तो प्रायोरिटी लिस्ट देखिए कि उसका प्राथमिकता सूची क्या है, सबसे पहले वो क्या करना चाहता है, उसके बाद क्या करना चाहता है, उसको बोलते हैं प्रायोरिटी लिस्ट। तो ये भी देखना होगा कि एक कंज्यूमर अपना इनकम खर्च कहाँ करना चाहता है, जहाँ खर्च करना चाहेगा उसी का तो डिमांड बढ़ेगा। अब यहाँ बहुत सारे लोगों से पूछो तो सब आदमी बोलता है सर थोड़ा शराब पिएंगे। तो शराब अगर मैं खर्च करना चाहता, हर व्यक्ति अपना 10% इनकम खर्च करना चाहता है तो डिमांड बढ़ेगा 10%। तो ये मानता है कि 10% शराब का डिमांड बढ़ेगा। तो एक व्यक्ति अपने इनकम को खर्च कहाँ करना चाहता है, इसके आधार पर डिसाइड होता है कि उसका डिमांड बढ़ेगा या घटेगा। आगे बोलता है पूर्ति की लोच क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है। तो बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के साथ पूर्ति में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं। फिर से ध्यान देगा, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के साथ पूर्ति में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे हम लोग पूर्ति की लोच बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं।
आणि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। उन दोनों के बीच जो संबंध होगा उसे हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आगे लिखता है भुगतान संतुलन सदा संतुलित रहता है। जी, कोशिश करना चाहिए कि भुगतान संतुलन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा बराबर रहे, लेकिन ये संभव नहीं है, ये होता नहीं है। लेकिन कोशिश हर देश को करना चाहिए कि हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि जितना हम दुनिया से खरीदते हैं उतना ही अमाउंट का दुनिया को बेचेंगे तो बराबर हो जाएगा। यानी इम्पोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट, आयात बराबर निर्यात, याद रखना। अब सोचिए कि हम विश्व से खरीदते हैं 500 करोड़ का और हम विश्व को बेचते हैं 500 करोड़ का, तो कोई दिक्कत नहीं, जितना आया उतना गया, कोई टेंशन नहीं। लेकिन होता उल्टा है, भारत क्या करता है, खरीदता ज़्यादा है और बेचता कम है। अब ये इनबैलेंस हो जाता है। और इनबैलेंस का मतलब बताइए, अगर हम 100 रुपये का खरीदेंगे और 50 रुपये का बेचेंगे तो 50 अपने पॉकेट लगाते से देना होगा, यानी 50 वो वाला पैसा देंगे और 50 अपने पॉकेट से निकाल के देना होगा। तो ये बोलता है कि सर बैलेंस ऑफ पेमेंट रखिए, पेमेंट में बैलेंस होना चाहिए। इसका मतलब जितना इम्पोर्ट है उतना ही एक्सपोर्ट करिए, और ये कभी होता नहीं है। वो तो है, होना चाहिए कि रिसिप्ट और पेमेंट बराबर होना चाहिए, लेकिन रिसिप्ट पेमेंट बराबर होता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग भारत के लिए तो पेमेंट ही ज़्यादा हो जाता है, रिसिप्ट ज़्यादा होता नहीं, ये एक दिक्कत है यहाँ भारत में। यहाँ से आंसर आराम से बैठ के किया जा सकता है, सारा आंसर अब कर लेंगे। अब बोलता है कि डिफरेंस क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है, कैसे हम जानेंगे कि डायरेक्ट टैक्स कौन है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन है। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में मैं एक डिफरेंस बता देता हूँ, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, कुछ खास नहीं है। डीटी डायरेक्ट टैक्स और आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो कमाने वाला होता है वही चुकाता है। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है सतीश कुमार, और एक है, इसमें 2 ही प्लेयर है, एक है गवर्नमेंट, GOVT गवर्नमेंट। अब सतीश कुमार कमाएगा तो टैक्स आप तो नहीं दे दीजिएगा मेरे बदले में। अगर सतीश को, एक पर्सन अगर कमाता है तो वो टैक्स खुद गवर्नमेंट को जाके पे करता है। अगर कोई व्यक्ति कमाए और खुद अपना पैसा जाके गवर्नमेंट को पे कर दे तो इसको डायरेक्ट बोलते हैं। बताइए, आदमी क्या कर रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड गवर्नमेंट से, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो ऐसे टैक्सेस को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जिसके अंदर आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, जो आदमी कमा रहा है ना वही जाके सरकार को जमा कर रहा है, यानी सरकार से डायरेक्ट कनेक्ट है ये आदमी। टैक्स देने में सरकार से डायरेक्ट कनेक्ट अगर कोई व्यक्ति है और अपने कमाई का डायरेक्ट सरकार को टैक्स दे रहा है, तो ऐसे टैक्स को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जिसके अंदर आता है इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट में 3 होता है, एक होता है पर्सन, जिसको कंज्यूमर बोलते हैं, दूसरा होता है सप्लायर, जो माल बेचता है आपको, विक्रेता जिसको बोलते हैं, और तीसरा होता है गवर्नमेंट। अब ध्यान दीजिए, पर्सन सामान खरीदता है और अपना टैक्स का पैसा किसको देता है, सप्लायर को। ये अपना टैक्स का पैसा इसको देता है, फिर सप्लायर जमा करता है सरकार को, यानी सरकार को मिल रहा है, लेकिन पर्सन से डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, इनडायरेक्ट मिल रहा है। अरे चाहता तो पर्सन डायरेक्ट भी तो जमा कर सकता था, लेकिन अगर पर्सन खुद, मतलब हम टैक्स दे रहे हैं, बताइए हम बोर्ड खरीदेंगे, डिजिटल बोर्ड, तो हम टैक्स दिए, लेकिन टैक्स हम किस पर दिए बताइए, डिजिटल बोर्ड हम खरीदे तो हम सरकार को टैक्स नहीं दिए, यानी हम सरकार टैक्स दिए सप्लायर को जो हमको बेचने वाला है। फिर सप्लायर जो है वो मेरा टैक्स का पैसा, यानी मेरा पैसा जो सप्लायर पूरा टैक्स का पैसा कलेक्ट किया कस्टमर से, वो टोटल जोड़ के किसको दे देता है, गवर्नमेंट को। तो यहाँ देखिए पे कौन कर रहा है, पर्सन, लेकिन डायरेक्ट नहीं पे कर रहा है, ये डायरेक्ट नहीं पे करके क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट मोड में पे कर रहा है। डायरेक्ट अगर ये सरकार को दे देता है तो डायरेक्ट टैक्स हो जाता है, लेकिन सरकार को डायरेक्ट नहीं दे रहा है, ये एक स्टेप बाय स्टेप दे रहा है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट बोलते हैं या इनडायरेक्ट बोलते हैं, तो इनडायरेक्ट दे रहा है, दे तो यही रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली दे रहा है, ये एक चैनल के थ्रू दे रहा है, ये इसको पैसा देता है फिर ये इसको देता है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके अंदर आता है GST, जिसके अंदर क्या आता है, GST इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स। अब बताइए GST डायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं है। अब सवाल हो सकता है ना, सर ये कितना बढ़िया, डायरेक्ट सरकार को हम ही दे देंगे। अगर ये सरकार GST को डायरेक्ट टैक्स के अंदर रख देती ना तो ज़िंदगी गुजर जाता लाइन में। कैसे ज़िंदगी गुजर जाता लाइन में बताइए, तो ध्यान दीजिए। बताइए, अभी सुबह सुबह टूथपेस्ट खरीदे, दुकानदार बोला कि ये मेरा पैसा और ये लो टैक्स का बिल, जाओ जमा करो। अब तुम गया डायरेक्ट टैक्स जमा करने, टैक्स जमा करके वो क्या लगता है कि पूरे, जब हजारीबाग के सारे लोगों के साथ यही हो रहा है कि टैक्स का पैसा सरकार को डायरेक्टली जमा करो तो टैक्स डिपार्टमेंट में भीड़ लगेगा।
अब सब कस्टमर लाइन लगा रखा है, किसी तरह से तुम 10-9 बजे जमा कर पाया टैक्स, और 9 बजे जब वहाँ से बाहर निकला, बोला यार बहुत गर्मी, थोड़ा पानी पी लेते हैं, पानी का बोतल ख़रीदा, फिर दुकानदार बोलेगा कि ये मेरा बिल है और लो जाओ सरकार को टैक्स दे दो। तो याद रखना, ज़िंदगी लाइन में कट जाएगी तो जनता परेशान हो जाएगी। इसलिए सरकार जानती है कि इसको डायरेक्ट मत लो, जनता परेशान हो जाएगी। तो जनता को सुविधा देने के लिए सरकार एक चैनल बनाए कि नहीं, इसको हम ऐसा करते हैं कि पर्सन से टैक्स लेने का जिम्मा दे देते हैं सप्लायर को, खाली माल बेचे कमाएगा, इसको बोलो ये टैक्स मेरे लिए कलेक्ट करना है। सरकार के लिए टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सप्लायर, बेचने वाला, और फिर बेचने वाला टैक्स किसको दे देता है? सरकार को। यानी टैक्स देना है टैक्स पर्सन को ही और लेना किसको है? सरकार को ही। बीच में चैनल का काम करता है। बोझ पड़ेगा पर्सन के ऊपर, कमाएगा गवर्नमेंट, लेकिन ये बीच में चैनल का काम करता है। इसका काम है उससे टैक्स वसूलेगा कस्टमर से और सरकार को जमा कर देगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और यही अंतर यहाँ पे लिखा हुआ है और आराम से पढ़ेगा, समझ में आ जाएगा। यानी इसमें जिस व्यक्ति के ऊपर बोझ पड़ता है वही व्यक्ति चुकाता है, और इसमें बोलता है बोझ किसी और के ऊपर पड़ता है और चुकाता कोई और है। ऐसे टैक्स को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, ये कर जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं वही व्यक्ति इन करों का भुगतान करता है। इन करों को किसी अन्य पर टाला नहीं जा सकता, और जिस व्यक्ति को यह कर चुकाना पड़ता है वह इसे दूसरे व्यक्ति पर डाल सकता है। आगे ये कर प्रगतिशील होते हैं, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे टैक्सेस बढ़ते जाएंगे। बोलता है ये कर प्रगतिशील नहीं होते हैं, एक सामान का कीमत सिर्फ एक ही पर लगेगा। ये अनिवार्य रूप से भुगतान होते हैं, इससे बचा नहीं जा सकता, इसको टैक्स देना ही हुआ। अब बोलता है यदि व्यक्ति उन वस्तुओं को ना खरीदे जिन पर टैक्स लगा है तो ये बच सकते हैं। अब मान लीजिए इस पेन के ऊपर टैक्स लगा, तो कोई आदमी पेन नहीं खरीदेगा, तो टैक्स नहीं देना है, और कमाइएगा भैया तो टैक्स देना होगा, आप खरीदे ना खरीदे। आगे हम लोग को देखिए अभी बता रहे थे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब है कि ऐसा एक्सचेंज रेट जो बदलता रहता है और जिसमें हमको इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में बदलना पड़ेगा। मान लीजिए भारत की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में अगर बदलनी पड़े, एक्सचेंज करना पड़े, तो उसके लिए एक रेट तय होना चाहिए, एक दर तय होना चाहिए। तो जिस दर में वो बदलेगा वो दो तरह का होता है, फिक्स और वेरिएबल्स या फ्लेक्सिबल। तो फिक्स का मतलब है दिन भर, आज सुबह सुबह तय हो गया, दिन भर उसी में डील होगा। और फ्लेक्सिबल का मतलब है भैया ये चेंज होता रहेगा, मतलब मार्केट रेट पर। अगर कोई एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी में मार्केट रेट पर बदलता है तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। कोई दिक्कत किसी को? आगे बोलता है मनी सप्लाई क्या है। मनी सप्लाई आप लोग जानते हैं 4 मेजरमेंट होते हैं मनी सप्लाई के। मनी सप्लाई मतलब है देश में कितना पैसा छपना चाहिए। तो देश में कितना पैसा छपना चाहिए इसके लिए 4 मेजरमेंट आप लोग पढ़े होंगे। मेजरमेंट 1, मेजरमेंट 2, मेजरमेंट 3 आप अपने नोट्स में देखेंगे तो मिलेगा। इसको बोलते हैं M1, M2, M3, थोड़ा नोट्स चेक कर लीजिएगा मिल जाएगा, और M4 कॉन्सेप्ट। यानी 4 मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई का। कैसे मनी सप्लाई को मेजर करेंगे? M1 में क्या पढ़े थे, याद कीजिए, C+DD+OD, याद है? C+DD+OD, यानी C का मतलब करेंसी इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट, सबको जोड़ देंगे तो निकल जाएगा मेजरमेंट 1 की करेंसी हमारे पास कितना है। तो इसको आराम से आप लिख सकते हैं। अगर ये इतना कहानी नहीं लिखना चाहते तो चारों फार्मूला खाली लिख देंगे तो हो जाएगा। आपके नोट्स में फार्मूला अवेलेबल होगा मनी सप्लाई का। अब देखिए क्या लिखा है। देखो हम लोग सिर्फ पॉइंट लिखे हैं यहाँ, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखे हैं। डिटेल के लिए आपके पास नोट्स है, आपको हम पॉइंट दे दिए कि कहाँ से इसका आंसर मिलेगा। डिटेल के लिए नोट्स है और आप सब जाके लिख सकते हैं। बोलता है एकाधिकार बाजार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, उल्लेख कीजिए। तो डिटेल में आपको लिखना होगा। बोलता है एक विक्रेता, एकाधिकार बाजार में क्या होता है, मोनोपोली मार्केट में एक सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है। एक विक्रेता होता है और बहुत अधिक क्रेता होते हैं। बोलता है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई उसका ना कंपटीटर नहीं होता है, कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मोनोपोलिस्टिक एज ए प्राइस मेकर, अकेले जब हम हैं तो कीमत हम मार्केट का हम अकेले तय करेंगे। तो बोलता है मोनोपोलिस्टिक जो होता है वो कीमत निर्धारक होता है। नो एंट्री ऑफ न्यू फर्म, नए फर्मों का इसमें प्रवेश नहीं होता है, कोई नया फर्म इसमें एंटर नहीं कर सकता क्योंकि मोनोपोली मार्केट है। और डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप, डिमांड एकदम नीचे गिरता जाएगा। क्योंकि जब भैया एक आदमी, बताओ जी, अगर हम अकेले दुकानदार हैं और बाकी खरीदने वाले और हम अनाप शनाप रेट लेंगे तो कंज्यूमर क्या करेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देगा। और जब कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देगा तो डिमांड सीधा नीचे जाएगा। तो डिमांड कर्व इसमें हमेशा नेगेटिव चला जाता है। उसके नीचे एक और क्वेश्चन है कि खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत को आप क्या से आपको समझाइए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डिक्लाइन इन फूड अवेलेबिलिटी। यानी हमारे पास जो फूड अवेलेबिलिटी है, भारत के जो अर्थशास्त्री थे ना, नोबेल प्राइज़ प्राप्त अर्थशास्त्री है आत्मार्य सेन, इन्होंने फूड अवेलेबिलिटी गिरावट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यही बताएं फूड अवेलेबिलिटी के गिरावट क्या होता है। यह इस सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक विपदा जैसे बाढ़, सूखा इत्यादि
आवश्यक खाद्यान्न के उत्पादन में कमी लाती है, जिसके कारण खाद्यान्न की पूर्ति मांग की तुलना में गिरती है। मतलब इनका ये कहना है ना कि एक कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, उसके कारण क्या होता है कि प्रोडक्शन कम हो जाता है खाने वाले सामान का, चावल का, गेहूँ का। तो जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो उसके कारण दिक्कत क्या होगी कि आगे आने वाले समय में कैसे खाएगा लोग। मान लीजिए 2 साल प्रोडक्शन नहीं हुआ है सूखा के कारण, तो भाई 2 साल प्रोडक्शन नहीं हुआ तो देश खाएगा कैसे, भूखमरी की समस्या आ जाएगी। तो इनका एक कॉन्सेप्ट है कि नहीं, उसको गिरने मत दीजिए। अगर ऐसा होता है तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन सरकार बढ़ाएगी, उससे भुखमरी ये सब की समस्या खत्म हो सकती थी। ये प्रॉब्लम एक लाए थे जिसको बोलते हैं खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत, कि अगर खाने के सामान की फूड एबिलिटी डिक्लाइन कर रही है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। नहीं तो सोच लीजिए, अगर लगातार 4 साल लगातार सूखा पड़ गया तो चावल आएगा कहाँ से, गेहूँ कहाँ से आएगा, हल्दी कहाँ से आएगा। सूखा पड़ा तो खेती नहीं हुई, और जब खेती नहीं हुई तो प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि नहीं, अगर आप लगातार प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो फूड अवेलेबिलिटी कम होगा, शॉर्टेज होगा, और जब फूड अवेलेबिलिटी शॉर्टेज होगा तो लोग खाएंगे कहाँ से, तो खाने वाले सामान को लाना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान देना उसके। आगे लिखा, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ समझाइए। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। कैसे आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, उसके विधियाँ बताइए। तो नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड्स हैं। पहला है प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, पहला है प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड का आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूला भी लिखवा दिया गया है तीनों मेथड्स के बारे में। जैसे वैल्यू एडेड मेथड बोलता है उत्पाद विधि या मूल्य विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में घरेलू सीमाओं के अंदर प्रत्येक उत्पादक उद्यम द्वारा में किए गए योगदान की गणना करने के लिए राष्ट्रीय को मापती। इसका एक फार्मूला है जो आपको लिखवाया गया था, उसको भी आप यहाँ लिखेगा, फार्मूला को भी लिखेगा। इनकम मेथड में सारे इनकम को जोड़ देंगे, जहाँ जहाँ से इनकम का सोर्स आता है सारे इनकम को जोड़ के निकाल देंगे इनकम मेथड में, और एक्सपेंडिचर मेथड में सारे खर्चे को जोड़ देंगे। तो तीनों में हम आपको एक एक फार्मूला दिए थे, और तीनों फार्मूले को लिख के और एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कि कैसे हम नेशनल इनकम निकालेंगे। तीनों मेथड्स को अच्छे से अपने नोट से बैठ के उसको आंसर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास है, नोट्स में भी आपके पास है। सारा कंटेंट तो यहाँ देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन नोट्स भी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा अगर आंसर, तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। केन्स का इनकम थ्योरम क्या है, ध्यान दीजिएगा। आय एवं रोजगार सिद्धांत के सबसे मुख्य प्रतिपादक, सबसे मेन जो व्यक्ति बोला जा सकता है वो केन्स थे। केन्स का ही थ्योरी चलता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में, आय और रोजगार सिद्धांत में केन्स का ही थ्योरी था। तो बोलता है कि केन्स का थ्योरी बताता है कि आप संतुलन स्तर पर अपूर्ण रोजगार जो है स्वर सूचित करता है। क्लासिकल विचारधारा के अनुसार, पुरानी विचारधारा के अनुसार संतुलन स्तर पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है पूर्ण रोजगार की दशा बताती है, अर्थात क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति का संतुलन केवल पूर्ण रोजगार बिंदु पर ही हो सकता है। लेकिन केन्स का थ्योरी ये बताता है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का संतुलन पूर्ण रोजगार स्तर से कम रोजगार स्तर और अपूर्ण रोजगार में भी होता है। अतः तथा रोजगार को वृद्धि के लिए एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, केन्स का थ्योरी बोलता है कि आप ये मत बोलिए कि सिर्फ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर रहेगा तभी रोजगार क्रिएट होगा। बोलता है रोजगार स्तर से कम में भी एक बराबर हो जाता है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि रोजगार बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना होगा। यानी डिमांड जितना ज़्यादा बढ़ेगा रोजगार के अवसर उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे, ये इनका कहना है। और इनका अप्रोच है AD = AS अप्रोच, ये भी आपको बता दिया गया था। चलिए हम लोग चलते हैं मुद्रा का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो मुद्रा का वर्गीकरण 4 आधार पर करते हैं हम लोग। यहाँ 3 आधार दिया, तो चलो तीनों आधार पर बता देते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर। तो 2 मनी है, एक्चुअल मनी और मनी ऑफ अकाउंट। एक्चुअल मनी और रियल मनी कौन मनी होता है, ऐसे मनी जो देश में वास्तविक चलन में होती है, इसको बोलते हैं चलन मुद्रा या वास्तविक मुद्रा। ऐसी मुद्रा जो वास्तव में किसी देश में चलती है, जैसे भारत में वास्तव में चलने वाली मुद्रा है रुपया, तो रुपया हमारे देश की एक्चुअल मनी है, रियल मनी है। मनी ऑफ अकाउंट का मतलब है ऐसी मुद्रा जिसमें देश में हिसाब किताब रखा जाता है। ऐसी मुद्रा जिसमें देश में हिसाब किताब रखा जाता है उसको बोलते हैं मनी ऑफ अकाउंट, हिसाब की मुद्रा। ये भी भारत में रुपया ही है। मतलब है कि एक्चुअल मनी भी भारत में रुपया है और मनी ऑफ अकाउंट भी भारत में रुपया ही है, दोनों रुपया है। उसके नीचे लिखा है सामान्य स्वीकृति यानी लीगलिटी के आधार पर। तो लीगलिटी के आधार पर 2 मुद्रा है। पहला मुद्रा क्या कहलाता है, लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी ऐसा मनी है जो देश की सरकार पूरे मार्केट में चलन के लिए जारी करती है। यानी देश की सरकार किसी मुद्रा को
बाज़ार में सर्कुलेट करने के लिए देती है कि ये मुद्रा कहलाएगी, तो उसे बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। और ये भी भारत में रुपया ही, क्योंकि भारत की सरकार जो मुद्रा चलने के लिए दी है, परमिशन दी है, वो कौन सा मुद्रा का दी है? रुपये का दिया। तो ये लीगल टेंडर मनी, यानी इसको लेना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य होगा। इसको लेने से कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ऑप्शनल मनी है। अब ऑप्शनल मनी जैसे चेक हमारे यहाँ चलता है, ऑप्शनल मनी है। अब सामने वाला ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। नहीं, हम अगर उसको पेमेंट के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं चेक का, तो हो सकता है कि सामने जो रिसीवर है, लेने वाला व्यक्ति है, उसको ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, क्योंकि ये ऑप्शनल मनी है। इसको लेना नहीं लेना ये डिपेंड करता है लेने वाले की इच्छा पर। वो चाहे तो इसको ले सकता है और चाहे तो इसको नहीं ले सकता है। तो दो तरह का करेंसी है, लीगल टेंडर और ऑप्शनल। अब लीगल में भी दो था, अनलिमिटेड था, लिमिटेड था। अब बताइए, अनलिमिटेड मतलब जैसे 100 का नोट, 10 का नोट तो अनलिमिटेड लिया जा सकता है। अब कोई अगर मान लीजिए 1000 रुपये देना है और 50-50 पैसा का सिक्का दे दिया बहुत ज़्यादा, तो भाई दिक्कत नहीं है, उसको लिमिटेड लेगा कि भाई ठीक है, सरकार बोलती है कि लेना है लेकिन लिमिटेड लेंगे, अब इतना ज़्यादा सिक्का मत दो, गिनती करने में परेशानी हो जाए। तो लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है कि जो लिमिटेड मात्रा में आपको मिलता है। और अनलिमिटेड वाला क्या होगा? जो आप अनलिमिटेड मात्रा में, जैसे 100 का नोट आप अनलिमिटेड ले सकते हैं, लेकिन अब बताओ अगर 1-1 रुपये का सिक्का दे दे और 10,000 रुपये देना है तो क्या होगा? पूरा झोला भर जाएगा। तो वो बोलता है कि वहाँ भी दो चीज़ है, अनलिमिटेड कितना ले सकते हैं और लिमिटेड कितना ले सकते हैं। जो कॉइन्स होंगे, सिक्के होंगे, वो लिमिटेड लिया जा सकता है और जो नोट होंगे वो अनलिमिटेड लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शनल मनी समझ गए हम लोग। अब बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में 3 मनी है। पहला है मेटेलिक मनी, धातु मुद्रा, ये सब जानते हैं। रुपये जिसको हम लोग सिक्का बोलते हैं, जो धातु के रूप में होता है, चाहे सोना का सिक्का हो, चांदी का सिक्का हो, जिस भी तरह का सिक्का होता है वो सब धातु के रूप में होते हैं। जैसे यहाँ लिखा धातु मुद्रा में कि धातु मुद्रा वह मुद्रा जो किसी धातु की बनी होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि से अगर बना हुआ कोई सिक्का है तो वो धातु मुद्रा होगा। पेपर मनी सब जानते हैं। नोट बोलता है पत्र मुद्रा, वह मुद्रा है जो पत्र में छपी होती है, जैसे नोट है हमारे यहाँ। और इसका निर्गमन आजकल सरकारें स्वयं करती है, अथवा उसके आदेश पर देश का केंद्रीय बैंक इसको जारी करता है। या तो सरकार खुद छापती है या तो केंद्रीय बैंक को दे देती है, उसके आधार पर सरकार के निर्देश पर केंद्रीय बैंक इसको जारी करता है। और नीचे है साख मुद्रा, क्रेडिट मनी, ऐसी मनी जो बैंक जारी करता है। बोलता है साख मुद्रा व्यापारिक बैंकों द्वारा अपने मांग, दायित्वों और जमाओं के आधार पर निर्गत किए जाते हैं। जैसे चेक जो है वो क्रेडिट मनी है। आजकल क्रेडिट कार्ड भी आता है। तो ऐसी मनी जो बैंक द्वारा जारी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी बोलते हैं, साख मुद्रा बोलते हैं, जिसे बैंक जारी करता है अपने ग्राहकों को, उनके साख को बनाए रखने के लिए ये मुद्रा जारी की जाती है। ये हम लोग एक मॉडल सेट का पूरा आंसर कर चुके हैं। अब सेकंड मॉडल सेट का इंतजार कीजिए। 5 मॉडल सेट इकोनॉमिक्स का आएगा। थोड़ा अपने नोट से भी मिलाइएगा, थोड़ा यहाँ से आंसर कीजिएगा, दोनों मिक्स करके अगर आंसर कीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा और सारे बच्चों को इसका आंसर करना बहुत ज़रूरी है।